हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं स्पेशल पॉइंट्स इन ए ट्रायंगल। ठीक है ना। तो ट्रायंगल के अंदर जो स्पेशल पॉइंट्स होता है, जैसे सेंट्रॉइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। सबसे फर्स्ट अपन जानेंगे है ये क्या होता है। ठीक है ना। और इसके बारे में अपन पीछे ही बात कर चुके हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा होगा उसमें ऑर्थो सेंटर आ गया होगा। ठीक है ना। फैमिली ऑफ लाइन के हेल्प से अपन ने ऑर्थो सेंटर फाइंड किया था। और साथ ही साथ सरकम सेंटर आ गया होगा, जिसमें अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में अपन बात किए थे। ठीक है ना। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो अब एक साथ इसको कवर करते हैं, जिसमें चर्चा करेंगे किस पे, सेंट्रॉइड पे, सरकम सेंटर पे, इन सेंटर पे, ऑर्थो सेंटर पे, एक्स सेंटर पे। ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन उसको याद रखेंगे, क्योंकि वो यूज आता है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन सेंट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रॉइड होता क्या है। तो बोला इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो चलो देखा जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता करना चाहिए जो मीडियंस होता क्या है। सोचो, ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है ना। इसमें आपको ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट है आपका x3 y3। अब सबसे फर्स्ट अपन जानते हैं मीडियंस क्या है भाई। तो मीडियन के बारे में अगर अपन जाने, तो आप देखो यहाँ पे ए से ना अपन इसको मिड कराते हैं, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। अपोजिट साइड देखो बीसी है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, चलो इसको अपन M1 बोल देते हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो आप क्या बोलोगे, क्या ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y3 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसा बोलोगे। तो एक मीडियन आपका ये आ गया। अब दूसरा मीडियन क्या होगा, तो अपन बोलेंगे इस वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, यानी कि ये आपका M2 आ गया। और इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो एक मीडियन आप और भी ड्रॉ कर सकते हो C से, ये एक मीडियन आ गया। और इसका M3 ये क्या आ जाएगा आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है। तो इन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका आ गया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को अपन जी से डिनोट करते हैं, चलेगा। तो अब जी का अपने को कोऑर्डिनेट पता करना है जो है ये क्या होगा। तो एक प्रॉपर्टी और है जिसको अपन ध्यान रखेंगे। इसने बोला जो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मतलब ये जो जी है ये मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ए जी और M1 ये क्या होगा, ये 2 होगा और ये वाला 1 होगा। ये 2:1 आ गया। ऐसे ही तुम बोल सकते हो सर इधर से भी तो होगा, ये 2:1 इसके बारे में बोल देंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा 2:1। क्लियर है, चलेगा। अब इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं एक बार फिर से, और फिर अपन सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये आपका रहा x2 y2, और ये है आपका x3 y3। अब एक मीडियन आप ड्रॉ कर लो। एक मीडियन आपका ये वाला आ गया। ठीक है। और इस M1 का कोऑर्डिनेट क्या था, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ऐसा आप बोलोगे। और इसी पे एक पॉइंट तो क्या था अपना, सेंट्रॉइड था। देखो तो सेंट्रॉइड अपन ने जी बोला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो ये मान के चलो जी आ गया अपना यहाँ पे, जो कि कहलाएगा सेंट्रॉइड। और बोला गया है जो देखो भाई ये जो सेंट्रॉइड है ये AM1, ठीक है ना, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो अब अपने को इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ये x, y क्या होगा। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे आप, तो अपने को इसको इसके जी का कोऑर्डिनेट अपने को बताना है। कैसे बताएंगे, तो भाई सेक्शन फॉर्मूला तो हमें पता है। अगर सेक्शन फॉर्मूला पता है तो ये आपके लिए इजी सा काम हो गया। नहीं, देखो
आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, ए क्या है अपना, ए है अपना x1 y1, और यहाँ पे g है x y, और ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे m1 का कोऑर्डिनेट जो है ये अपना क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। चलेगा। तो अब बताओ g का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, g के x कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे। चलो बात किया जाए इस पे। तो x कोऑर्डिनेट यहां से क्या अपन लिखेंगे, x1 इंटू 1, आपने बोल दिया x1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो देखो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा g का, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो अब आपको याद रखना चाहिए सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जी के बारे में आप क्या बोलोगे। अब जी अपन बोलेंगे जो भाई ये आ जाएगा अपना, यानी कि ए बी सी वर्टिसेस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका सम अपॉन 3, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर है। तो चलो सेंट्रॉइड आप फाइंड करना सीख गए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पॉइंट अपने को याद रखना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है ना। चलो, सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाइज इनसाइड ए ट्रायंगल, ठीक है ना, इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब सेंट्रॉइड क्या होगा, हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड लाई करेगा। सेंट्रॉइड जो होगा, अगर ये एबीसी ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के अंदर ही होगा सेंट्रॉइड। क्लियर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसने बोला जो देखो यार सेंट्रॉइड है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ये वाला ए बी सी, ये आपका सेंट्रॉइड है, मान लो ये जी। अब इस जी से ना आप वर्टिसेस को मिला दो, ठीक है। एक अपन ने मिलाया, ये बना। चलो, तो यहां आपको 3 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो 3 ट्रायंगल जो बनता हुआ दिख रहा है, इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। एक ट्रायंगल तो आप बोल दोगे सर ये वाला ट्रायंगल आ गया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया, और यानी कि ए जी बी का एरिया, और साथ ही साथ ए जी सी का एरिया, ये वाला ट्रायंगल जो है आपका, इसका एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया जो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, बी जी सी, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तीनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब सोचो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, क्या ये 3 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन 3, इन तीनों का एरिया इक्वल होगा। और इक्वल तभी हो सकता है जब इन वर्टिसेस को अपन मिलाएंगे किससे, सेंट्रॉइड से। इस पॉइंट को आप ध्यान से याद कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलेगा, अगला पॉइंट देखते हैं। इसने बोला सेंट्रॉइड of triangle obtained by joining the midpoints of the side of a triangle is the same as the centroid of the original triangle। कहने का मतलब, अब सोचो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है अपना ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना। अब इसका सेंट्रॉइड मान के चलो, इसका सेंट्रॉइड आ गया ये वाला जी, ये सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है ना, ये सेंट्रॉइड आ गया जी। अब ऐसा बोला जा रहा है जो देखो इसका जो मिड पॉइंट होगा साइड्स का, यानी कि इस साइड का मिड पॉइंट आ गया मान के चलो ये M1, और इस साइड का मिड पॉइंट आ गया मान के चलो ये M2,
और इस साइड का मिड पॉइंट आ गया ये M3। अगर तुम देखोगे जो इन ट्रेंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, सॉरी, इस मिड पॉइंट से अगर बनता हुआ एक ट्रेंगल दिख रहा होगा आपको, इन तीनों मिड पॉइंट को अगर मिला दे तो एक ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो इस ट्रेंगल का भी सेंट्रॉइड जो होगा वो यही सेम होगा। कहने का मतलब ये जो अपना x1 y1 और ये अपना क्या है x2 y2 और ये है अपना x3 y3। तो आपको पता है इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बता दोगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2 और m1 के बारे में बता दो, क्या बोलोगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमने बोला जो देखो ओरिजिनल ट्रायंगल जो है यानी कि ABC उसका जो सेंट्रॉइड आया वो G आया और उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अभी हमने फाइंड करना सीखा है। जो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये हो जाएगा उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। अब हमने बोला जो ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जो अपन मिड पॉइंट को मिलाए हैं और मिड पॉइंट को मिला के जो एक ट्रायंगल बना दिए हैं M1 M2 M3, तो इस ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड क्या होगा, यही होगा, सेम होगा G। आपको दिख रहा होगा। अगर इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप G का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, G का x कोऑर्डिनेट आप बोलोगे सर इसके x कोऑर्डिनेट के सम कर दिया जाएगा अपॉन 3 कर दिया जाए, कर दो। यहां से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 x कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा का क्या आ जा रहा है x1 प्लस x3 अपॉन 2, फिर क्या आ गया x2 प्लस x3 अपॉन 2 अपॉन 3, ऐसा बोलोगे। और देखो तो ये वही आया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ऐसे ही y आ जाएगा। तो अपन अब ध्यान रखेंगे जो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही सेम सेंट्रॉइड होगा अगर उसके मिड पॉइंट को मिला के ट्रायंगल बनाया जाए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये अपने को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब सिंपल पार्ट है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर डालो, ठीक है ना। इसने बोला है जो टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का दो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है ना। मान लो ये A है जिसका कोऑर्डिनेट -1,4 दे रखा है और ये B है जिसका कोऑर्डिनेट 5,2 दे रखा है। और बोला है इफ इट्स सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है यानी कि ये G आपको दे रखा है 0,-3 और अपने से पूछा है जो थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा उस मतलब थर्ड वर्टेक्स जो होगा उसका कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सेंट्रॉइड का जैसे सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो 0 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे x प्लस -1 प्लस 5/3, ऐसा बोलोगे। क्योंकि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना सीखा है अभी, क्या सीखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, चलेगा। तो ऐसे ही अपन कह सकते हैं जो ये क्या हो जाएगा x प्लस -1 प्लस 5/3 और यहां से बता दो ये क्या आ गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या आप बोल सकते हो x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका -4 आएगा। ऐसे ही y के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे सर ये -3 है और -3 और x1 के सॉरी y1 के प्लेस पे क्या अपना 4 है, y2 के प्लेस पे क्या है 2 है और y3 के प्लेस पे y है अपॉन 3 कर दिया जाए। तो ये देखो क्या हो गया -9 इक्वल्स टू 6 प्लस y और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -15। क्लियर है सबको। तो यहां से थर्ड वर्टेक्स जो होगा उसका कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दोगे -4 -15 और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेई का है,
आपसे सॉल्व होना चाहिए, अभी जस्ट आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है। बोला है लेट ओ यानी कि ऑरिजिन 0,0 P 3,4 Q 6,0 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OPQ। क्लियर है? तो चलो एक बार ट्रायंगल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बातें चल रही हैं। तो बोला जो एक ये O है ऑरिजिन 0,0 और ये P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0। ठीक है ना, ये वर्टिसेस है इस ट्रायंगल का। बोला है द पॉइंट R इनसाइड द ट्रायंगल OPQ। इस ट्रायंगल के अंदर R पॉइंट लाई कर रहा है। बोला है इज सच दैट ट्रायंगल OPR, ठीक है ना, ओ ट्रायंगल OQR आर इक्वल एरिया। अब याद करो इक्वल एरिया होता था तो आर क्या होता था, मतलब इक्वल एरिया कब होता था, ध्यान देना। क्या अपन यहाँ पे पढ़े थे जो सर ये इक्वल एरिया तभी होता है जब ये सेंट्रॉइड यानी कि जी से अपन इन सारे वर्टिसेस को मिला दे। तो कहेंगे देखो ये वाला जो ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल AGB, ट्रायंगल AGC, ट्रायंगल BGC, इन सब का एरिया क्या है, इक्वल है, जो कि यहां पे लिख दिया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर एरिया तब इक्वल पॉसिबल है जब वो आर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, वो आर पॉइंट अपना क्या हो जाए, सेंट्रॉइड हो जाए, ऐसा आप बोलोगे। तो देखो एक लाइन का सॉल्यूशन आ गया इसका। इतना पढ़ के अपने को समझ में आ जाना चाहिए ये जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट क्या है अपना, सेंट्रॉइड है। चलेगा, ये आर पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है। तो यानी कि तुम बता दोगे भाई ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो अपने को फाइंड करना आता है, बिल्कुल आता है आपको। तो इन सब को मिला दो। ये बोल रहा है जो ये तीनों एरिया जो है यानी कि 3 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अगर इक्वल एरिया होगा तो आर अपना सेंट्रॉइड कहलाएगा। चलेगा, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आप क्या बोलोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और यहाँ पे x1 के प्लेस पे 0 है, 3 है, 6 है, अपॉन 3 है, यानी कि 9 अपॉन 3 ये क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, तो आप बोलोगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यानी कि 0 प्लस 4 प्लस 0 अपॉन 3 बोले तो 4 अपॉन 3। क्लियर है, यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। देखो अगर प्रॉपर्टी याद है तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब अपन बात करते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को अपन ओ से डिनोट करते हैं, चलेगा। सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सबसे फर्स्ट ये जाना जाए ये सरकम सेंटर होता क्या है। तो देखो ये बोला इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। यानी कि ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस से ये सर्कल पास कर रहा है। अगर उसके वर्टेक्स को अपन मिला दें तो ये सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, चलेगा। तो इस ट्रायंगल का जो सेंटर कहलाएगा, सॉरी इस सर्कल का जो सेंटर कहलाएगा वो अपना सरकम सेंटर होता है। अगर मैं बोलूं ये ट्रायंगल ABC है और इसका कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3, y3। अब इस ट्रायंगल को आप देखो, ABC ट्रायंगल को देखो, इस ABC ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होगा, यानी कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से जो पास करने वाला जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है, तो मान के चलो इस सर्कल का जो सेंटर आया वो ये सेंटर होगा और यही सेंटर क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। सरकम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है, अब आप मुझे ये बताओ इसका डेफिनेशन क्या है। इसने बोला डेफिनेशन में ये बोला है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा भाई? नाम से देखो, एक तो बोला परपेंडिकुलर और साथ ही साथ बाइसेक्टर बोला, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, चलेगा, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। नाम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एक तो बाइसेक्ट कर रहा होगा और साथ ही साथ साइड के परपेंडिकुलर होगा। तो सोचो इस BC को बाइसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होगा, यानी कि ये अपन बोलेंगे, मान के चलो ये M1 पॉइंट है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या अपन बोलेंगे? x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। और ये सोचो इसको बाइसेक्ट, मिड पॉइंट ये आएगा, ये क्या आएगा? x1 प्लस x3 अपॉन 2 y1 प्लस y3 अपॉन 2 और इस साइड का मिड पॉइंट आ गया ये M3 और इसको बोलेंगे अपन x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा अपना सर्कम सेंटर। मतलब देखो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये लाइन जो है ये इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ए और सी पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ ए सी का परपेंडिकुलर है, चलेगा। और साथ ही साथ आप सोचो, चलो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, चलेगा। अगला सोचो, अगर अपन इसके बाइसेक्टर के बारे में बात करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो ये लाइन आ गया, चलेगा। और ऐसे ही इसका बाइसेक्टर क्या होगा? ये आ गया। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा, सॉरी सरकम सेंटर कहलाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। क्लियर है? अब सोचो डेफिनेशन से क्या अपन सरकम सेंटर फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो जब क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे, जैसे ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो पहला काम क्या करना, आप मिड पॉइंट फाइंड कर लेना। मिड पॉइंट फाइंड कर लिए, अब सोचो इसका कोऑर्डिनेट, चलो ये अपन ओ बोल देते हैं इसको। तो सोचो OM1 अगर अपने को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने को फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? यानी कि एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और साथ ही साथ स्लोप चाहिए। तो क्या स्लोप अपने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। क्या स्लोप ऑफ, अपन फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ BC। अगर BC का स्लोप आ गया तो क्या इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा? यानी कि इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। क्या बोल दोगे? इसका जो स्लोप होगा, क्या इसका स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC आएगा। यानी कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आप इक्वेशन लिख सकते हो कैसे? y माइनस y1, y1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसका स्लोप क्या आ गया? -1 स्लोप ऑफ BC इंटू x माइनस x2 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है ना, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। सोचो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने को मिल गया, ऐसे ही दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन लिख देंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? अपना सरकम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है? तो वहां से सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट अपन निकाल लेंगे, जो क्या आएगा। एक तो तरीका ये है, इसको अपन बोल देते हैं मेथड 1। अब मेथड 2 क्या है आप देखो। मेथड 2 ये है, जो हमने देखा भाई, ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या है? उस ट्रेंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा है, ठीक है ना, और उसी का सेंटर क्या कहलाएगा? अपना सरकम सेंटर कहलाएगा। बहुत बढ़िया। चलो मेथड 2 के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सिंपल सा है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। एक सर्कल आ गया, ठीक है, ये सर्कल अपना, और ये ट्रायंगल है ABC, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये जो सेंटर है O, और इसी को क्या कहेंगे अपन? सरकम सेंटर, ठीक है ना, सरकम सेंटर।
अब सोचो इसका कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट पता है x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट पता है x3, y3। अब इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करना है। एक तरह से कह सकते हो जो ये जो सर्कल है इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, इसका सेंटर बता दो क्या होगा। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर यहाँ पे तो अपन कह सकते हैं जो ये OA का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा और ऐसे ही OB का डिस्टेंस किसके रेडियस के इक्वल होगा और यहां से OC का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा रेडियस के इक्वल होगा। तो ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस यानी कि तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो आपने यहां से क्या बोल दिया जो सर ये OA लेंथ ऑफ OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC और ये किसके इक्वल है रेडियस के इक्वल है। तो अपन यहाँ पे लेट कर लेंगे जो चलो O का जो कोऑर्डिनेट है वो O का कोऑर्डिनेट अपन लेट कर लेते हैं लेट O यानी कि सरकम सेंटर ये अपन बोल देते हैं चलो x, y चलो x, y बोल देते हैं। अगर x, y बोल दें तो यहाँ पे हम चाहेंगे जो दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए एक्स वाई में उन दोनों को सॉल्व करके अपन एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो क्या आ जाएगा सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो यहां से एक इक्वेशन तो आ जाएगा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा इन दोनों को इक्वेट कर दो तो यानी कि OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर। और डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको फाइंड करना आता है तो आप बोल दोगे सर ये x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को मतलब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को तो यहाँ पे x y में एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो x y में अपने को एक इक्वेशन मिलेगा लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली तुम OB स्क्वायर फाइंड कर लो यानी कि x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस x3 स्क्वायर प्लस y माइनस y3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो दोनों साइड आ रहे हैं। अब जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप सोचो लीनियर इक्वेशन मिला अपने को x y में। अब इन दोनों को अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या वो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा दोनों लाइन का क्या वो सरकम सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x का वैल्यू फाइंड कर लो y का वैल्यू फाइंड कर लो और यही क्या कहलाएगा आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। चलेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। फॉर्मूला है जो अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला थोड़ा गंदा सा है, ठीक है ना। और फॉर्मूला से कभी अपन फाइंड नहीं करेंगे जब तक एंगल ना दिया हो, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, बात कर लेते हैं। तो उसमें देखो साइन आएगा, साथ ही साथ साइन 2A साइन 2B साइन 2C आएगा। यानी कि उसके लिए अपने को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एंगल। एंगल नहीं पता है तो एंगल फाइंड करने में अपना काफी टाइम चला जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना मतलब फाइंड करना सरकम सेंटर बहुत महंगा काम है। x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये अपना x3 y3 है। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल A कहलाता है और इस एंगल को अपन B बोलते हैं और इस वाले एंगल को अपन C बोलते हैं। चलेगा। तो यहां से सरकम सेंटर यानी कि O जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, O का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा x1 इंटू साइन 2A प्लस x2 इंटू साइन 2B प्लस x3 इंटू साइन 2C अपॉन साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y1 इंटू साइन 2A y2 इंटू साइन 2B
प्लस y3 इंटू साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ऐसा मिलेगा अपने को। क्लियर है? देखो x1 के साथ अपन ने क्या मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना, ये जो x1 है इसके साथ अपन ने इसका 2 टाइम्स कर लिए, साइन 2a कर लिए, ऐसे ही x2 के साथ क्या कर लिए, साइन 2b कर लिए, और x3 के साथ क्या कर लिए, साइन 2c कर लिए। क्लियर है? और इन सब के साथ इन सबको अपन नीचे में सम करके लिख दिए। क्लियर है? लास्ट में अपन देखेंगे, इन सबको जनरलाइज कर लेंगे, याद करना काफी सिंपल सा हो जाएगा आपके लिए। चलो इन सबको इसको ध्यान रखेंगे, ये जो नोट लिखा हुआ है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा तो कहाँ लाई करेगा, इन सबको थोड़ा याद रखेंगे। सिंपल सा है, आपको देख के पता चल जाएगा। अब सोचो, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप क्या बोलोगे, सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा? तो चलो देखते हैं, फिगर आपको समझ में आएगा तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो एक ट्रायंगल अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं, एक ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चलेगा। ए बी सी, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमेशा सरकम सेंटर जो होगा वो ट्रायंगल के इनसाइड लाई करेगा, ये अपना सरकम सेंटर कहलाएगा, जो कि इनसाइड द ट्रायंगल है। चलेगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि एक साइड मतलब एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, अगर ऐसा होगा तो आप क्या बोलोगे, जो सर सरकम सेंटर जो होगा ना वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। कैसे? तो सोचो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, आपको फिगर से दिख जाएगा। सोचो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना, ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ये देखो इसके वर्टिसेस से पास करने वाला जो सर्कल है उसका सेंटर क्या यहाँ पे है, यानी कि ट्रायंगल के बाहर है। तो अगर ऑब्ट्यूज होगा तो अपन कह सकते हैं जो सरकम सेंटर है वो किधर लाई करेगा, आउटसाइड। अगर एक्यूट है तो इनसाइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या कंडीशन आप बोलोगे, तो चलो उसको भी देखते हैं। आप एक चीज बताओ, जो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, कब, 9th-10th में, जो सर कोई कॉर्ड जो है ना, चलो उस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सर्कल है और एक ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड सर्कम के सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका हाफ उसके सर्कमफेरेंस पे बनाता है, ये याद होगा। अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, तो क्या आप बोलोगे जो सर्कमफेरेंस पे ये एंगल कितना बनेगा, थीटा एंगल बनाएगा। ये थ्योरम अपन 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसी का हेल्प लेके आप मुझे ये बता दो, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा। सोचो, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो आप बोलोगे सर ये अगर सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि वो कॉर्ड जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो कॉर्ड सेंटर पे 180 डिग्री बनाएगा। तो यानी कि एक तरह से तुमने बोल दिया जो सर ये जो बीसी होगा, बीसी अपना क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। अगर डायमीटर होगा तो अपने को पता है जो डायमीटर है तो क्या उसी पे सेंटर लाई करेगा, बिल्कुल। तो क्या तुम कह सकते हो जो सरकम सेंटर जो आएगा इस सर्कल का, वो सरकम सेंटर यानी कि यही होगा इस सर्कल का सेंटर। तो अपन कह सकते हैं जो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वही अपना क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। और क्या ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, बिल्कुल है। तो क्या अपन याद रख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस,
चलेगा? ये अपने को तीनों पॉइंट याद रखना है। सिंपल सा है, फिगर्स आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इनसाइड होगा, ऑब्ट्यूस होगा तो बाहर लाई करेगा, आउटसाइड। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यानी कि एक साइड पे ही लाई करेगा, यानी कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है? तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई? ऑर्थो सेंटर के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं फैमिली ऑफ लाइंस में। ये क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है ना? ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? अपना ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट तो जान लो भाई ऑल्टीट्यूड्स होता क्या है, ये जानना जरूरी है। तो अपन बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल में ए बी सी में। इसका कोऑर्डिनेट सोचो x1 y1 है, और ये है आपका x2 y2, और ये है आपका x3 y3। चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी कि इस A से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और BC के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। चलेगा। इसी को अपन ऑल्टीट्यूड कहते हैं, यानी कि A से अपन ने क्या किया? BC जो है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर है? ये अपना ऑल्टीट्यूड कहलाए। तो उसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि जो आपने ए से ड्रॉ किया ऑल्टीट्यूड, क्या अपन बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही सी से ड्रॉ कर सकते हैं। उन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो अपना ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। यानी कि एक तो ये आएगा, ठीक है, दूसरा एक ये आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये क्या कहलाएगा? आपका ऑर्थो सेंटर। इसी को कह देंगे ये अपना ऑर्थो सेंटर है। ठीक है भाई। अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, जो कि अपन यूज ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, याद रख लेते हैं। ठीक है ना? फिर आपको बताऊंगा जिसको कैसे अपने को फाइंड करना चाहिए। जो क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको बताऊंगा। चलो एक इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो आपको पता है, मैंने बताया जो ए एंगल के बारे में बात किया जाए, यानी कि इस एंगल को अपन ए बोल देते हैं, इस वाले एंगल को अपन बी बोल देते हैं, और इस वाले एंगल को सी बोल देते हैं। तो ये जो h का यानी कि ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट, ऑर्थो सेंटर को अपन h से डिनोट करते हैं। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आता है x1 इंटू 10a प्लस x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। और ऐसे ही आ जाएगा ये y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये आ गया। ठीक है ना? ये ऑर्थो सेंटर का अपन फॉर्मूला देख लिए। ठीक है। अब सोचो आप ये ऑर्थो सेंटर फाइंड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखना। डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड। इसी के हेल्प से अपन फाइंड करेंगे। चलेगा। तो देखो इस टाइप पे, इस पे अपन क्वेश्चन कर भी चुके हैं फैमिली ऑफ लाइंस में। अब ए है, बी है, सी है। ठीक है। अगर पॉइंट अपने को दिया हो रहे हैं, मेथड 1, अगर इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अपने गिवन है x1 y1, और ये है अपना x2 y2, और ये है अपना x3 y3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, तो ऑल्टीट्यूड एक अपन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये वाला। ठीक है ना? चलेगा। तो अब बताओ आप इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अगर हमें बी और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो क्या मैं स्लोप ऑफ BC फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। किससे? तो अपन बोल देंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। इससे स्लोप आ जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, पहले वाले ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे करोगे? यानी कि उस लाइन पे पॉइंट तो अपने को पता है x1 y1। अब क्या चाहिए अपने को? स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए देखो, ये जो BC है और ये जो अपना, मान के चलो AH बात कर लेते हैं,
इसी पे ऑर्थो सेंटर होगा। तो सोचो AH और BC परपेंडिकुलर है, तो क्या तुम कह सकते हो जो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप अगर मैं M1 बोल दूं तो M1 आपका क्या आ जाएगा? क्या -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC होगा? तो सोचो AH लाइन पे आपको पॉइंट भी पता है और साथ ही साथ उसका स्लोप भी पता है, तो क्या इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है? तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC इंटू x माइनस x1। एक ऑल्टीट्यूड का आपको इक्वेशन मिल गया। अब दूसरे का अपन देख लेते हैं। तो दूसरा आ गया ये वाला, मतलब दो ऑल्टीट्यूड मिल जाएगा तो उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। दूसरा ये आ गया। तो इसमें ही बोलोगे सर अपने को इस BH पे एक पॉइंट तो अपने को पता है वो B है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब अपने को स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए आप बताओ, इसका स्लोप आपको पता है, निकाल लोगे स्लोप ऑफ AC। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे इसका स्लोप चलो M2 है, तो क्या ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC होगा? और फिर इस लाइन का भी इक्वेशन आप बता दोगे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस y2 इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC इंटू x माइनस x2। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर ये वन इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इन दोनों को सॉल्व करके अपन ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को सॉल्व करो, यहां से x और y निकालो और वही क्या आ जाएगा? आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलेगा? तो x फाइंड कर लो और y फाइंड कर लो और यही आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड ये है, मेथड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अपने को इसके साइड का इक्वेशन गिवन है, चलेगा? एक सेकेंड। अगर आपको क्या दिया जाए, ABC तीनों साइड का इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, ये अपन पहले कर चुके हैं। इसका इक्वेशन L1 इक्वल्स टू 0 है, इसका इक्वेशन L2 इक्वल्स टू 0 है और इसका इक्वेशन L3 इक्वल्स टू 0 है। अब सोचो ऑर्थो सेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो देखो यार, एक आपने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये वाला। क्या इस लाइन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं? जो ये लाइन जो है, चलो इसी पे H लाई कर रहा होगा, मान के चलो ऑर्थो सेंटर, यानी कि AH का इक्वेशन आप क्या बोलोगे? क्या AH लाइन जो है, क्या वो L1 और L2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब कोई लाइन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो अपने मन में क्या ख्याल आता है? यानी कि फैमिली ऑफ लाइन का यूज किया जाए। तो आप बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या बताओगे? ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा? क्या अपन बोलेंगे ये लाइन आ गया L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो हमने AH लाइन का इक्वेशन लिख दिया, मतलब इससे पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन लिखा। अब वो AH होगा तो उसके लिए क्या मतलब क्राइटेरिया है? बताओ AH कब आप बोल दोगे ये वो AH लाइन ही होगा? यानी कि ये लाइन जो होना चाहिए वो BC के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप सोचो इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो, स्लोप ऑफ BC ये आ जाएगा। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू, चलो M3 लाइन है तो स्लोप ऑफ M3 बोल देते हैं, चलो M3 बोल दिए। अब सोचो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, जो ये AH लाइन अगर आप बोल रहे हो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? और साथ ही साथ BC, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या मैं कह सकता हूं जो स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1, ऐसा बोलूंगा। और यहीं से अपने को क्या मिलेगा? लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर लेमडा का वैल्यू मिल गया यानी कि AH लाइन का इक्वेशन मिल गया, और AH लाइन का इक्वेशन मिला यानी कि एक ऑल्टीट्यूड आपको मिल गया। क्या सिमिलरली अपन दूसरा ऑल्टीट्यूड ही बता सकते हैं? दूसरा ऑल्टीट्यूड यानी कि किसी से ले लो, चलो B से अपन कर लेते हैं, ये वाला ऑल्टीट्यूड भी मिल जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन आप क्या बताओगे? ये लाइन जो है वो किस किस से पास कर रहा है? किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से? L1 और L3 के। तो क्या अपन बोल सकते हैं L1 प्लस म्यू L3 इक्वल्स टू 0। अब आपको म्यू का वैल्यू चाहिए तो आप बोल दोगे सर इस लाइन का यानी कि L2 का जो स्लोप है ना वो M2 है, और अपन कह सकते हैं यहाँ से म्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए
जो बोल देंगे स्लोप ऑफ बी एच इंटू M2 इक्वल्स टू -1, और यहां से अपने को म्यू आ जाएगा, इस पे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे। तो म्यू आ जाएगा तो अपन कहेंगे भाई ये दूसरा ऑल्टीट्यूड भी मिल गया, यानी कि दो ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, अपना ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ये दूसरा मेथड है, इस पे अपन क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन पॉइंट्स को अपने को याद रखना है। इसने बोला जो फोर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर जो होगा वो इनसाइड द ट्रायंगल होगा, चलेगा। चलो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया। चलो ये ए है, बी है, सी है। तो इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के इनसाइड होगा, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस में क्या होगा, तो ऑब्ट्यूस में आउटसाइड होगा। कैसे, थोड़ा फिगर से देख लेते हैं। फिगर से अगर अपन देखें ना तो चीजें थोड़ा याद रहता है। तो ऑब्ट्यूस बना लो एक, ये वाला। क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो सोचो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है अपने को। अब क्या करोगे आप, ए से ना अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एक ऑल्टीट्यूड तो ये दिख रहा है अपने को, ये होगा। चलो अब क्या करेंगे, इस सी से अपन अपोजिट साइड पे एक, चलो इसको अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने को लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए जिससे काम थोड़ा अपना आसान हो, ठीक है ना, आपको क्लियरिटी आएगी। चलो ये ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल अपना क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। चलो ए बी सी। सबसे पहले आप बताओ, अगर अपन बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस पे, एसी पे, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एसी पे। इसी को अपन पीछे बढ़ा देते हैं, तो ये आ गया, चलेगा। आगे ही बढ़ा दो, ये अपना पहला ऑल्टीट्यूड आ गया। अब आप बोलोगे सर अब ना मैं क्या करूंगा, इस सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो सी से अगर ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस लाइन को, यानी कि ए बी लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ए बी लाइन को पहले बढ़ा लो। तो क्या ये ए बी लाइन ही है। अब इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सी से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे। तो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पे, तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, समझे। देखो ये पहला ऑल्टीट्यूड है और ये दूसरा ऑल्टीट्यूड है। अब ऐसे ही आप सोचो तीसरा, यानी कि ए से बीसी पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो देखो बीसी को अपन बढ़ा दिए, एक्सटेंड करा दिए, ठीक है ना। अब ए से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो कौन सा लाइन आता है। तो चलो देखते हैं कौन सा आता है। तो ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये देखो इसी पे मिला है, और यही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। और आपका ट्रायंगल देखो कौन सा था, तो ट्रायंगल देखो ये वाला था, ये ट्रायंगल था। और देखो ऑर्थो सेंटर जाके अपने को कहाँ मिला, ट्रायंगल के बाहर मिला। तो जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, चलेगा। ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया, फिगर से और भी क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो इसको भी देख लिया जाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल, चलो ये हो गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सबसे पहले सोचो ए से ना अपन ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड बीसी पे। तो अगर अपोजिट साइड पे ड्रॉ करोगे, चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। तो सोचो ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगा, क्या वो परपेंडिकुलर लाइन यही लाइन आएगा, एक ऑल्टीट्यूड तो ये हो गया। दूसरा सोचो अगर सी से तुमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। देखो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आया है, बी पे। अब बी से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो,
तो क्या ये आएगा? देखो तीनों कहाँ से पास कर रहा है, इन तीनों ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है वही है? यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस वर्टेक्स पे 90 एंगल बन रहा है वही अपना ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो ये आ गया अपना ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? ये अपने को याद रखना पड़ेगा। तो वर्टेक्स एट परपेंडिकुलर, क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखो, एक्यूट में इनसाइड, आउटसाइड, ऑब्ट्यूज में आउटसाइड, और राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे? जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसने फाइंड द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose sides are, मतलब साइड्स का इक्वेशन गिवन है और इस साइड से बना के जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आपको बताना है। चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन देखते हैं, इस पे थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक साइड जो है वो किसके अलोंग है? x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 क्या ये लाइन होगा? ये लाइन जो है ये आ गया x इक्वल्स टू 3। और एक साइड क्या है? y इक्वल्स टू 4 है। एक साइड ये आ गया y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4। और एक साइड क्या आ जाएगा? एक साइड देखो, अगर इसका x इंटरसेप्ट देखोगे तो x इंटरसेप्ट आपको कितना मिला? यहाँ पे देखो क्या 2 मिला। ठीक है, x इंटरसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा 2। और y इंटरसेप्ट क्या मिला? तो y इंटरसेप्ट 3/2 मिला, ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा तो अपन कह सकते हैं ये साइड जो आ जाएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इस लाइन साइड का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। तो अब इन तीनों साइड्स को अगर मिलाएंगे तो अपने को दिख रहा है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है उसमें 90 एंगल जो है यानी कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं जो ऑर्थो सेंटर जो होगा, अगर मैं बोल दूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? ए पे होगा। और ए का कोऑर्डिनेट तो अपन लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इस लाइन पे देखो, एक्स लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 3 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4। और यही क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ऑर्थो सेंटर अभी जस्ट पढ़े हैं, तो जहां पे 90 बनेगा और वही क्या कहलाएगा? उसका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो सोचो ऑर्थो सेंटर यानी कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ऑर्थो सेंटर आ गया 3,4। उसने बोला जो सम, तो इसका जो सम अपन फाइंड करेंगे, सम क्या आ जाएगा भाई? 3 प्लस 4 बोले तो 7 आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला जो ए ट्रायंगल हैज द लाइन्स y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m1x, यानी कि y इंटरसेप्ट जो है 0 है, यानी कि वो ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है। एंड y इक्वल्स टू m2x, इसमें भी y इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से पास कर रहा है। फॉर 2 ऑफ 8 साइड्स, यानी कि ये दोनों क्या है? ट्रायंगल का साइड है। वेयर m1 m2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन द फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताओ। चलेगा भाई? सबसे पहले अपने को देखना चाहिए जो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, इसी का रूट क्या है? एक m1 है, दूसरा क्या है? m2 है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, रूट्स ये क्या है अपना? तो ये अपना m1 इंटू m2 है, और m1 इंटू m2 क्या है? -1 के इक्वल है। चलेगा? यानी कि अपन कह सकते हैं वो जो ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है, क्या वो लाइन परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको अब तो पता चल गया होगा जो भाई ऑर्थो सेंटर जो होगा वो तो ओरिजिन ही होगा, क्योंकि दो लाइन है और दोनों लाइन का जो साइड है उस साइड का इक्वेशन गिवन है। अगर ये साइड y इक्वल्स टू m1x है और ये साइड जो है y इक्वल्स टू m2x है, ये साइड आपका y इक्वल्स टू m2x है और ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? y इक्वल्स टू m2x है। ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो सोचो थर्ड साइड कुछ आ रहा होगा,
मान लेते हैं, जरूरी भी नहीं है वैसे। तो थर्ड साइड मान लो ऐसा कुछ होगा और ट्रायंगल बना दिया। तो उस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, क्या वो ऑर्थो सेंटर ओरिजिन होगा? क्योंकि ओरिजिन पे ये जो है ट्रायंगल 90 डिग्री बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल के बारे में जो जिसका साइड ये है, ये वाला और ये वाला। तो तुम कह सकते हो जो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर अपना ओरिजिन कहलाएगा, ये ओ जो है अपना ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आप बता दोगे, क्या हो जाएगा 0,0, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। एंगुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। तो इन सेंटर के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लो भाई, इन सेंटर होता क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर होता क्या है, फिर आगे अपन बात करेंगे। चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हमने बोला जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल ए है, और ये वाला एंगल बी है, और ये वाला एंगल ये सी है। तो इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन होगा, इसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, चलो ये है जो जो कि इसके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए था तो इसको a/2 और a/2 में बाइसेक्ट कर दिया। और ऐसे ही इसको बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन है ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये किस में बाइसेक्ट कर रहा है? b/2 और ये b/2 में, ठीक है। और एक बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा यही अपना इंसेंटर कहलाएगा, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? c/2 और ये भी c/2, ये अपना क्या कहलाएगा? इंसेंटर कहलाएगा। आपको ये तो समझ में आ गया, जो इंसेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? चलेगा। अब इसने बोला है जो इंसेंटर जो होता है वो क्या होता है? ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो कि तीनों तीनों साइड को वो सर्कल टच करता है, ठीक है ना। और उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है। जैसे सरकम सेंटर क्या होता था? जो वर्टिसेस से पास करने वाला जो सर्कल होता था उसका सेंटर आपका सरकम सेंटर कहलाता था। तो इन सेंटर में क्या बोल देंगे? चलो पहले एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, अपना थोड़ा मेहनत बच जाएगा। एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, अब साइड ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक साइड, चलो ये आ गया, ठीक है। और एक साइड सर्कल का ये आ गया, फिर ट्रायंगल का साइड, और एक साइड अपना ये आ गया, ठीक है। तो ये ए बी और सी, ये जो एबीसी ट्रायंगल है, इस एबीसी ट्रायंगल का जो इंसेंटर होगा वो इंसेंटर ये होगा। और इंसेंटर कैसा सर्कल का सेंटर है? ऐसा सर्कल जो कि इन तीनों साइड को टच कर रहा हो, ठीक है ना। क्लियर है? चलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल होता है, हाँ, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अपन फॉर्मूला के हेल्प से करेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे ये ए है ट्रायंगल और ये बी एबीसी ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। अब देखो ए का जल्दी, वर्टेक्स ए जो है उसका अपोजिट साइड जो है बी सी, इसका लेंथ क्या कहलाता है? स्मॉल ए कहलाता है। ये क्या है? स्मॉल ए। और ये वाला क्या होगा? इसको स्मॉल सी बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोल देंगे? स्मॉल बी बोल देंगे। चलेगा। अब इसका जो इंसेंटर होगा, इंसेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मैं ये x, y बोल दूं तो ये x, y क्या होगा? इसके लिए अपन याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला। इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो a, यानी कि x1 a के अपोजिट साइड, देखो क्या है यहाँ पे? स्मॉल a है। x1 के अपोजिट साइड क्या है? स्मॉल a। तो a इंटू x1, और
x2 के अपोजिट क्या है, b है, तो b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही y आ जाएगा a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। चलेगा, यानी कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये वाला। चलो यहां पे लिख लेता हूं मैं। इन सेंटर आ गया अपना ax1 by1 सॉरी bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। क्लियर है? चलेगा। अब इसने बोला है एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड, ठीक है ना, इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड्स। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में सोचो। सिंपल सा है, अगर ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है, अगर इसका एंगुलर बाइसेक्टर जो होगा, एंगुलर बाइसेक्टर देखो A का एंगुलर बाइसेक्टर क्या आ जाएगा, ये आएगा, जो कि इसको a/2 और a/2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान के चलो ये मिल रहा होगा किसी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो इसको P बोल देते हैं, इस पॉइंट पे मिल रहा होगा। तो बोल रहा है जो अपोजिट साइड को, यानी कि जिस पे ये कट कर रहा है, ठीक है ना। अब बताओ ये जो C है, C के अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, स्मॉल c, B के अपोजिट वाले को क्या बोल देते हैं, स्मॉल b, और इसके अपोजिट वाले को क्या बोल देते हैं, स्मॉल a बोल देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो देखो ये B और C को, ये P पॉइंट जो है, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर जो आया है, ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड करता है इसको C/, देखो यहाँ पे C है तो यहाँ पे C आ गया, और इधर यहाँ पे B है तो इधर B आ गया, यानी कि ये C/B रेशियो में डिवाइड करता है। ये अपने को याद रखना है। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो अपने को ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला एक क्वेश्चन कर डालो। तो इसने क्या बोला है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड एज 0,1, 1,1 एंड 1,0। तो साइड्स का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है। चलेगा, अगर अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो देखो एक पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे है, इसको 0,1 बोल देते हैं, और एक पॉइंट अपना यहाँ पे आ गया, इसको 1,0 बोल देते हैं, और एक पॉइंट कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, जिसको 1,1 बोल देते हैं। ये अपना क्या है, मिड पॉइंट है। सोचो ये M1 है, और ये अपना M2 है, और ये अपना M3 है। तो अगर ये M2 M3 है तो क्या अपन बोल सकते हैं जो ट्रायंगल क्या होगा, तो अपने को दिख रहा होगा जो इसका जो मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट, मतलब दो, अगर ए बी सी है तो ए बी का मिड पॉइंट वो अपने को गिवन है, बी सी का मिड पॉइंट गिवन है, ए सी का मिड पॉइंट गिवन है। तो क्या मैं ए बी और सी का कोऑर्डिनेट बता सकता हूं, क्या होगा ए बी और सी का कोऑर्डिनेट? बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अपने को काफी क्लियर सा दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा हो गया, नहीं? तो तुम बोलोगे सर एक साइड तो इससे पास कर रहा होगा, ऐसा होगा, और एक साइड क्या होगा, इससे पास कर रहा होगा, और एक साइड इससे पास कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो एक वर्टेक्स जो है वो तो ओरिजिन आ रहा होगा, 0,0 आ रहा होगा। एक अगर ये ए है तो ये कितना आएगा, 2,0 होगा, और एक ये क्या हो जाएगा, चलो सी, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, ये क्या हो जाएगा, क्या ये 0,2 होगा? तो अपने को यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया, यानी कि ए बी सी, चलो ओ ए सी बोल देते हैं, या ओ ए बी बोल दो इसको।
तो ओ ए बी मिल गया, चलो इसको बी बोल देते हैं, ओ को हटा के, चलेगा। अब इसका आपको इंसेंटर फाइंड करना है। इसका इंसेंटर कैसे बता दोगे, फॉर्मूला आपको पता है। अब अपने को ना अपोजिट साइड का लेंथ भी बताना होगा, क्योंकि वो यूज आएगा। इसका लेंथ बता दो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से सर ये जो आएगा यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 2√2 आएगा। बहुत बढ़िया। और अगर ये b के अपोजिट साइड है तो इसको अपन स्मॉल b बोल देते हैं। ऐसे ही क्या ये वाला लेंथ आप बता सकते हो कितना होगा, तो ये वाला लेंथ जो होगा ये 2 होगा, और ये c के अपोजिट है तो स्मॉल c इक्वल्स टू 2 आ गया। ऐसे ही इस वाले लेंथ के बारे में बता दो ये कितना होगा, तो ये a के अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब सोचो इन सेंटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, जो ये क्या होता है इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसा होगा, चलेगा। तो देखो यहां से आप क्या बता दोगे, बताओ। तो ये आ गया अपना, चलो जीरो, जीरो के अपोजिट क्या है, मतलब अगर ओ ले तो बी है, तो 0 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2√2 है, तो 2√2 प्लस अगर यहाँ पे ये ए का देखे तो ये 2 है, तो ए का वैल्यू कितना है, स्मॉल ए का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस x3 यानी कि c के बारे में बात करो, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा। और a b और c का वैल्यू पता है 2 प्लस 2 प्लस 2√2, ऐसा ही है ना। और अपने से तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पूछा था, चलो y भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बताओ ये क्या लिख दोगे, 0 इंटू 2√2, ठीक है ना, b का कोऑर्डिनेट 0 है, उसका अपोजिट क्या है 2√2 है। अब यहां से सोचो, चलो इसका a वाला लिख लेते हैं, इसका अपोजिट क्या है ये 2 है, और c यानी कि 2, और यहाँ पे स्मॉल c का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2√2। तो देखो ये क्या आ गया 4 अपॉन 4 प्लस 2√2, और यहाँ से 4 अपॉन 4 प्लस 2√2, 2 कॉमन लेके गायब कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस √2 और 2 अपॉन 2 प्लस √2। तो ये इसका इन सेंटर कहलाएगा, चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ये जो एक्स सेंटर होता है, एक्स सेंटर होता क्या है। तो बोला है एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब अच्छे से समझा जाए इसको, एक ट्रेंगल है, चलो ये ट्रेंगल ले लो, ये अपना ए है, ये बी है और ये सी है। तो किसी भी दो लाइन के बीच ना दो एंगल बनता है, एक तो इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल बनता है। इसी को अगर अपन एक्सटेंड कर दें तो देखो, और इसको एक्सटेंड कर दो इस वाले लाइन को, तो देखो एक एंगल अगर ये थीटा है इन दोनों लाइन के बीच, तो एक क्या यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा, बिल्कुल। अगर ये वाला अल्फा है तो क्या तुम बोलोगे सर फिर से वही काम किया जाए, जो इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या ये वाला एंगल जो होगा क्या ये पाई माइनस अल्फा होगा, बिल्कुल। तो इन सब इनका मतलब B का अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा, वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या ये वाला लाइन होगा, इसको चलो एक्सटेंड कर देते हैं, एक बाइसेक्टर तो ये आ गया जो कि इसको डिवाइड कर रहा होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ये भी क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, हाफ में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही क्या एक लाइन और होगा ये वाला जो कि इसको डिवाइड कर रहा होगा कितना पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, क्लियर है। तो अब देखो ये दो
अपन देख लिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और एक यानी कि ए के अपोजिट है ये, तो ए का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जो आएगा उसको एक्सटेंड कर दो, तो क्या ये आएगा, ये किस में डिवाइड कर रहा है, a/2 और a/2 में। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये आया, इसी को कहते हैं एक्स सेंटर। ये एक्स सेंटर किसका है, ए का है। मतलब ऐसा सर्कल का सेंटर, हमने बोला था इन सेंटर क्या कहलाता है, मतलब ऐसा सर्कल जो कि तीनों साइड को टच कर रहा हो, और उस सर्कल का जो सेंटर कहलाता है वो इन सेंटर कहलाता है। यहां पे भी एक सर्कल बनेगा, समझे, यहां पे भी एक सर्कल बनेगा जो कि इन तीनों साइड को टच कर रहा होगा, इन तीनों साइड को टच कर रहा होगा सर्कल। तो वो सर्कल देखो ऐसा सर्कल आएगा, और उस सर्कल का ही सेंटर क्या कहलाएगा, चलो थोड़ा गंदा से तो बनेगा, इसको अपन नीचे एक्सटेंड करते हैं, मान लो थोड़ा, ठीक है ना, मतलब तीनों साइड को टच कर रहा है, और इस सर्कल का ये इलिप्स जैसा दिखने लगा नहीं, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा ये क्या कहलाएगा, एक्स सेंटर कहलाएगा। तो आपको दिख रहा होगा जो सर एक्स सेंटर तो ऐसा तीन आएगा, ये तो ए के अपोजिट है, ऐसे ही बी के अपोजिट होगा, और ऐसे ही सी के अपोजिट होगा, बिल्कुल तीन एक्स सेंटर आएगा। अगर ये ए के अपोजिट है तो इस एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप जो पुराना फॉर्मूला पढ़े थे उसमें अगर ए के अपोजिट है तो ए के प्लेस पे स्मॉल, मतलब स्मॉल ए के प्लेस पे -a लिख दो, यानी कि इसका जो एक्स सेंटर का ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, ये आपका आएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c, यानी कि इन सेंटर वाले में a के प्लेस पे अपन ने -a रख दिया, और ऐसे ही -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c, चलेगा। ये ए का एक्स सेंटर यानी कि एक ये आएगा, ऐसे बी का सी का, तो उन सब का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, देखो ए यानी कि इसमें अपन ने ए का अपोजिट है तो ए के प्लेस पे -a रख दिया, ए के प्लेस पे -a रख दिया। अगर बी के अपोजिट होगा तो बी के प्लेस पे -b रख देना, चलेगा। अगर सी के अपोजिट होगा तो सी के प्लेस पे -c रख देना। फॉर्मूला याद करना सिंपल है, ऐसा होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स सेंटर आपने देख लिया, एक्स सेंटर क्या होता है। अब इन सब चीजों को जनरलाइज करते हैं, ठीक है ना, जो भाई एक साथ कैसे याद रखा जाए, जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, सरकम सेंटर क्या होता था, ऑर्थो सेंटर क्या होता था, वो जो टेन साइन आता है सबको अपन अच्छे से देखते हैं। सोचो ये एक ट्रायंगल है जिसका ए वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और c है जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। सारा जो सेंट्रॉइड आया, सरकम सेंटर आया, इन सेंटर आया, ऑर्थो सेंटर आया, एक्स सेंटर, ये सब जो आया है, इसमें आपने देखा होगा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो x1 के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही x2 फिर x3, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। x इक्वल्स टू अगर मैं बोल दूं λ1 इंटू x1 प्लस λ2 इंटू x2 प्लस λ3 इंटू x3 अपॉन λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ऐसे ही y जो आ रहा होगा वो क्या आया है, λ1 इंटू y1 प्लस λ2 इंटू y2 प्लस λ3 इंटू y3 अपॉन λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ऐसा है, चलेगा। अब देखो अगर इसमें देखो ये सेंट्रॉइड होगा तो सेंट्रॉइड के लिए क्या बोलोगे, अगर सेंट्रॉइड होगा, फॉर सेंट्रॉइड, क्या सेंट्रॉइड के लिए अपन बोलेंगे जो भाई सेंट्रॉइड के लिए λ1 इक्वल्स टू λ2 हो जाए इक्वल्स टू λ3 हो जाए, और इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब अगर आपस में इक्वल भी हो जाएगा
तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या तुम यहां से बोलोगे जो x इक्वल्स टू फिर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये आ जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ऐसा आ गया। ये तो आपने सेंट्रॉइड के लिए बोल दिया, सेंट्रॉइड को अपन g से डिनोट करते हैं, नहीं चलेगा। अगर अपन बात कर लें ऑर्थो सेंटर के लिए, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को अपन h से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होगा भाई, तो ऑर्थो सेंटर के लिए लेमडा 1 का वैल्यू जो है वो 10a आ जाएगा, लेमडा 2 जो है वो क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा, और लेमडा 3 जो है वो क्या आ जाएगा 10c आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आप बोल सकते हो ऑर्थो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आ जाएगा x1 इंटू 10a प्लस x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c अपॉन 10a प्लस यानी कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। तो यहां से क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। क्लियर है। तो ये आपने ऑर्थो सेंटर के लिए देख लिया। तो अगर अपन सरकम सेंटर के लिए बात करें तो सरकम सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को अपन किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो सरकम सेंटर के लिए क्या बोल दोगे, याद करो। तो क्या अपन बोल देंगे लेमडा 1 जो है वो हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a, लेमडा 2 क्या हो जाएगा तो साइन 2b, और लेमडा 3 क्या आ जाएगा साइन 2c। और ऐसे ही अपन इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा लेमडा 1 यानी कि साइन 2a इंटू x1 प्लस साइन 2b इंटू x2 प्लस साइन 2c इंटू x3 अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्लियर है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी आप लिख दोगे, चलेगा। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर के लिए क्या बोल देंगे, इन सेंटर में क्या हो जाएगा, इन सेंटर इसको अपन 8 से डिनोट करते हैं। तो इन सेंटर में आप बोल दोगे सर अभी जस्ट पढ़े हो, लेमडा 1 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, लेमडा 2 क्या हो जाएगा तो b हो जाएगा, और लेमडा 3 क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा। इन सब का वैल्यू इसमें रख दो और यहां से आपको इन सेंटर मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये याद रखना काफी सिंपल सा है, आप याद रख सकते हो ऐसे। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का वैल्यू इन सब के लिए चेंज करता रहेगा, चेंज करेगा, और वो क्या क्या होगा वो आप याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जो कि काफी काम आने वाला है। अब हम पहला रिजल्ट है, इसने बोला है जो ऑर्थो सेंटर सरकम ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सरकम सेंटर, ये तीनों क्या होता है ऑलवेज कोलिनियर होता है। मतलब कोई सा भी ट्रेंगल हो, हर एक ट्रेंगल में ये क्या होगा कोलिनियर होगा, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेगा। समझे। चलो ये लाइन है और इसी लाइन पे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को अपन एच से डिनोट करते हैं, और फिर क्या सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर इसको ओ से। ये क्या है अपना ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और ये अपना सरकम सेंटर। ये तीनों क्या होगा एक ही लाइन पे लाई करेगा, और किस रेशियो में डिवाइड करता है बोला है जो सेंट्रॉइड जो है ना ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रेंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल है
तो जी सोचो, जी किसको बोलते हो? सेंट्रॉइड को। ओ क्या बोलते हो? सरकम सेंटर को। आई क्या बोलते हो? इन सेंटर को। ठीक है ना? और यहाँ पे चलो इसको अपन लिख देते हैं ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर, चलो इसको ओ को ऑर्थो सेंटर बोल लो अभी तुम, चलेगा। मैं बोल देता हूँ ये क्या आपका है? सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड, इसको हमने बोल दिया ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना? एच लिखते हैं जनरली। और ये क्या है आपका? इन सेंटर। और ये आपका सरकम सेंटर। ये तीनों क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? सेम लाइन पे लाई करता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सोचो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों जो है एक ही लाइन पे लाई करता है। मान के चलो इसी लाइन पे तीनों आ जाएगा। ठीक है, मान मान लेते हैं ऐसा। अगर ये लाइन है और इसी लाइन पे ये तीनों आ गया, क्या तीनों नहीं, चारों आ गया। ठीक है ना? कहने का मतलब ये लाइन है और इसी लाइन पे क्या आ जाएगा, ये मान लो सेंट्रॉइड आ गया, ऑर्थो सेंटर आ गया, इन सेंटर आ गया, सरकम सेंटर आ गया। एक ही लाइन पे चारों आ जाएगा। जरूरी नहीं है जो ये इसी लाइन पे लाई करेगा, ऐसा मैंने, चलो इसको हटा दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये याद रखो, ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड आएगा, सरकम सेंटर आएगा, इन सेंटर आएगा, ऑर्थो सेंटर आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, सारा ये कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही पॉइंट होता है। सोचो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन आपको पता है, ये लेंथ मतलब तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी सी। और ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, ये सारा पॉइंट जो है कोइंसाइड करेगा, यानी कि एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगा। तो जो ये पॉइंट जो है यही आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा, और यही आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, यही आपका इन सेंटर कहलाएगा, और यही आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। सेम पॉइंट याद रहना चाहिए, चलेगा। अब बोला है राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, ये अपने को पता है, हमने पढ़ा है पहले जब ऑर्थो सेंटर पढ़ रहे थे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 बन रहा है वहीं पे होगा, ये अपना हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर क्या बोलोगे, तो सरकम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है। इसका जो मिड पॉइंट ये आएगा, ये आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है ना? ये आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है, चलेगा? आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर डालो। इसने क्या बोला है देखो, पढ़ो एक बार और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। इसने बोला जो O, जिसका ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है 0,0, इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल whose circumcenter is S 3,4 and centroid G 6,8, then the triangle। सोचो क्या होगा। एक ट्रायंगल है, इसका एक सेंटर सॉरी एक जो है कोऑर्डिनेट 0,0 है, एक वर्टेक्स। और इसने बोल दिया जो देखो यार एक लाइन है, ठीक है, एस का कोऑर्डिनेट अपने को दिया है 3,4 और जी दे दिया है 6,8। तो देखो तो एस अपना सरकम सेंटर है, मान के चलो ये एस है, ये 3,4 है। हमने यहाँ पे एक ही लाइन पे ड्रॉ किया, क्यों किया आपको पता चल जाएगा। और ये 6,8। देखो तो क्या ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, क्या ये तीनों पॉइंट जो है क्या कोलिनियर है। तो कोलिनियर कैसे पता करते हो, अगर ये 0,0 है और ये वाला एस है ये 3,4 है और ये जी है ये 6,8 है, तो कोलिनियर बता सकते हैं। अगर दो लाइन को मिला के, दो पॉइंट को मिला के एक लाइन बनेगा, चाहे ओ एस मिला लो वही सेम लाइन बनेगा,
चाहे एस जी मिला लो वही सेम लाइन बनेगा, चाहे तुम ओ जी मिला लो। तो यानी कि तीनों सेम लाइन है, तो क्या अपन बोलेंगे, दो पॉइंट ले लो और दोनों पॉइंट के हेल्प से आप स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ ओ एस बता दो क्या हो जाएगा। क्या ये 4 माइनस 0/3 माइनस 0, क्या ये 4/3 होगा? क्या यहाँ पे ये जो स्लोप होगा, क्या ये एस जी, क्या अपन बोलेंगे, क्या ये 8 माइनस 4/6 माइनस 3, क्या ये भी कितना आ गया, 4/3 आया। यानी कि तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, क्योंकि स्लोप इक्वल आ रहा है। तो अगर कोलिनियर है तो हमने पढ़ा था ऐसा किस में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। तो क्या अपन बोल देंगे ये जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और बोला है जो मस्ट बी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल तो नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि राइट एंगल के लिए अपने पास सफिशियंट डेटा नहीं है बोलना। इसीलिए हमने बोला जो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, अगर मे भी होता तो अपन उसको भी टिक करते हैं, लेकिन उसने बोला मस्ट बी, इसलिए वो ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।